morning, friends. In the last lecture, we have discussed how to find the remainder when this type of number is divided by some number. Same type of question is here. See what is the logic for this question here. आपने उस वीडियो में रिवाइंड करके भी देखा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि कैलकुलेशन कुछ था नहीं पर लॉजिक है वो आप समझ गए होगे, तो आपको क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से पता चल गया होगा। वैसे ही 2-3 क्वेश्चन वैसे और कर लेते हैं तो आपको पूरा कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा, और एग्जाम में JEE में डायरेक्टली ऑप्शंस कैसे टिक करते हैं, फास्ट कैसे सॉल्व करते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। ऑन डिवाइडिंग 5⁻99 by 30 the remainder is blank। हमको रिमाइंडर फाइंड आउट करनी है। किस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं? 5⁻99 को 5⁻99 को हम डिवाइड कर रहे हैं। अब ये जो नंबर है 5⁻99 उसको स्प्लिट करना है हमको दो टर्म में। एक टर्म है 5 और उसको स्प्लिट करना है दो टर्म में। पर दूसरी चीज हमें डिवाइड करना है इस नंबर को 13 से। किस नंबर से? 13 से। अगर हमें इस नंबर को 13 से डिवाइड करना है, अगर हमें इस नंबर को 13 से डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें ये नंबर को 13 से ज्यादा करना पड़ेगा। पहले तो ये नंबर को जो 5 है उसको 13 से ज्यादा करना पड़ेगा, और जो भी नंबर आता है उसको हम दो टर्म में स्प्लिट करेंगे, दो टर्म में बांट देंगे। उसमें एक टर्म 13 की मल्टीपल होगी। एक टर्म कौन सी होगी? 13 की मल्टीपल। अब देखो बच्चों, 5:99 है हमारे पास। 99 तो डिविजिबल बाय 3 है। अगर मैं 5⁻3�33 लिखूं तो भी चलेगा, मतलब 125⁻33 ले लूं तो भी चलेगा। अगर 125 आपको लगता है कि बहुत बड़ा नंबर है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको इवन पावर बना दो। इवन पावर कैसे बनती है? तो मैं लिख लेता हूं 5:1 into 5⁻98 हो गया। 5:1 into 5⁻98। अब आप 5⁻98 को लिख सकते हो। अब आप 5⁻98 को लिख सकते हो 5⁻2⁴�49। क्या किया आप समझ में आ गया? 5⁻3 में जाना पड़ता है, यहाँ पे वो 125 हो जाता, फिर देखना पड़ता कि 125 में 13 का मल्टीपल कौन सा है उसके नजदीक में, पर वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। मैंने सिंपल लॉजिक लगाया, 5 अलग ले लिया है और 5⁻98 हो गया। फिर 5⁻98 को 5⁻2⁴49 में। अब ये 5⁻2 का मतलब क्या हुआ? 25। ये हो गया 5 into 25। ये कैलकुलेशन क्या है? रफ वर्क है, ये पूरा रफ वर्क है, कोई कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं है। ⁻49। अब हो गया 25 जो 13 से ज्यादा है, तो 25 को 13 के फॉर्म में स्प्लिट कीजिए। चलो 13 2⁻26 होता है, वो तो 25 से नंबर ज्यादा हो जाता है, वो नंबर 25 से ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप 25 से ज्यादा नंबर में जाओगे तो आपको दूसरा लॉजिक भी लगता है, मतलब माइनस के फॉर्म में होता है। उसका दूसरा लॉजिक होता है कि अगर आप लिख लो हो जाएगा 26 - 1⁻49, तो फिर आपकी रिमाइंडर आएगी -1⁻49। -1⁻49 का मतलब होता है -1। इसका मतलब ये हो कि -1 into 5 मतलब -5 रिमाइंडर है। आपकी क्या रिमाइंडर आई? -5 रिमाइंडर आई। पर नेगेटिव रिमाइंडर तो होती ही नहीं है, हमने पहले ही डिस्कस किया था। मैं अगर कोई भी नंबर को 13 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज क्या है? 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो सकती है, 13 भी नहीं हो सकती।
तो 0 to 12 तक के नंबर में रिमाइंडर होगी इसकी। मेरी रिमाइंडर तो -5 चली गई, तो -5 आती है जिस नंबर जिसमें रिमाइंडर माइनस वाली आ जाती है, आप उसमें अलग से लॉजिक लगा सकते हो क्या? तो जो भी नंबर आया उसको 13 में से सब्ट्रैक्ट करो। जो भी नंबर आया उसको किसमें से सब्ट्रैक्ट करो? 13 में से सब्ट्रैक्ट करो, मतलब कि 13 - 5, मतलब जो बचा वो हमारी रिमाइंडर है। आंसर आ गया, रिमाइंडर 8। ऑप्शन ए राइट। अगर आप माइनस वाली ट्रिक से जाना चाहते हो तो मैंने बताया वैसा करना पड़ेगा। अगर आप माइनस वाली ट्रिक से नहीं जाना चाहते तो पूरा कैलकुलेशन इसका हो सकता है, हम पूरे लेंथी तरीके से भी कर सकते हैं, तो 5-6 स्टेप ज्यादा लगेंगे। 25 को हम स्प्लिट करेंगे 13 + 12 के फॉर्म में, फिर जो 12 बचा 12 की पावर 49 है, फिर 49 को भी इवन बनाएंगे, फिर 12 को फिर से पावर में ले जाएंगे, फिर 13 के फॉर्म में स्प्लिट करेंगे। ये ज्यादा लेंथी प्रोसेस है जो मैंने अब बताई, जो प्लस वाली लेंथी प्रोसेस बताई वो लेंथी प्रोसेस है। मैं माइनस वाली ट्रिक यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। कल हमने प्लस वाली ट्रिक सीखी थी, आज माइनस वाली ट्रिक भी सिखा देता हूँ, तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाएगा। चलो 25 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 13 के मल्टीपल का नंबर 26 -1 रेज़ टू 49। 26 - 1 रेज़ टू 49। अगर आप इसका बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करते हैं तो a - b रेज़ टू n, एक ही टर्म ऐसी है जिसमें 26 नहीं आएगा, बाकी हर एक टर्म में 26 आता है। देख लीजिए बच्चों, आप इसका एक्सपेंशन करने जाओगे ना तो nc 0, a रेज़ टू n, b रेज़ टू 0, एक ही जगह पे 26 है, प्लस nc 1, a रेज़ टू n - 1, b रेज़ टू 1, उसमें भी a की पावर n - 1 मतलब 26 की पावर n - 1 मतलब 26 आएगा। ऐसा चलता जाएगा। मैं सेकेंड लास्ट टर्म की बात करूं तो सेकेंड लास्ट टर्म होती है nc n - 1, a रेज़ टू 1, b रेज़ टू n - 1, उसमें भी a की पावर 1 है मतलब 26 की पावर 1 है, उसमें भी 26 आएगा। और लास्ट टर्म की बात करूं तो लास्ट टर्म होती है nc n a रेज़ टू 0, b रेज़ टू n, मतलब कि लास्ट टर्म में 26 की पावर 0 होती है, उसमें 26 नहीं आता है, बाकी हर एक टर्म में 26 आता ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बाकी बचे टर्म, लास्ट टर्म को छोड़ के बाकी जितने भी टर्म बचे उसमें से हम 26 कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेने के बाद जो भी कचरा बचता है हम उस कचरे को बोल देते हैं कि लैम्बडा। उस कचरे को बोल देते हैं लैम्बडा, मतलब 26 इंटू लैम्बडा, 26 इंटू लैम्बडा, मतलब कि वो 26 से डिविजिबल है। उसका मतलब ये हुआ कि वो 13 से भी डिविजिबल है। कोई भी नंबर 26 से डिविजिबल होगा तो वो 13 से भी होगा, क्योंकि 13 का मल्टीपल 26 है। ओके, चल अब समझ में आ गई बात। अब जो कचरा बचता है हम उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं ना। जो भी अलग से कचरा बचता है 26 लैम्बडा माइनस जो भी बचता है उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आने वाली है? 5 इंटू -1 रेज़ टू 49। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आने वाली है? 5 इंटू -1 रेज़ टू 49। -1 रेज़ टू 49 को मैं -1 ही लिख सकता हूँ ना, ये अब ज्यादा बड़ी टर्म नहीं है, ये हो गया -1। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी रिमाइंडर -5 आई, पर -5 कोई कभी भी रिमाइंडर नहीं हो सकती, मतलब कि नेगेटिव नंबर रिमाइंडर में नहीं ले सकते। तो इसकी रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए जिस नंबर से हमें डिवाइड करना था वो नंबर में से ये जो माइनस वाली टर्म आई, दोनों को ऐड कीजिए। मैंने ऐड किया है -5, मतलब कि 13 में से ये ऐड किया है। एक्चुअली में सब्ट्रैक्ट नहीं बोलता, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 5 को सब्ट्रैक्ट किया, -5 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया, मैंने 5 को सब्ट्रैक्ट किया।
तो 13 माइनस 5 करने के बाद जो बचता है वो आपकी रिमाइंडर आर है। ये आपकी रिमाइंडर आर है, ऑप्शन ए 8। सर ऐसा कैसे, समझो बात को कैसे हुआ मैं वो समझाता हूं। अगर आपके पास कोई नंबर है, अगर आपके पास 49 आप इसको 8 से डिवाइड करने जाते हो, 8 से डिवाइड करने जाते हो तो आपको पता है 8 6 48 प्लस 1, ये जो बचा 1 वो आपकी रिमाइंडर होती है। आप 49 को 8 से डिवाइड करते हो तो 8 6 48 प्लस 1, जो प्लस 1 बचा वो रिमाइंडर होती है। पर कोई बच्चा ऐसा कर ले गलती से कि 49 इक्वल्स टू ऐसा लिख ले 8 7 56 56 माइनस 7। अगर कोई बच्चा ऐसा लिख दे 8 7 56 माइनस 7 तो उसने क्या किया, जो नंबर डिवाइड करना था उससे ज्यादा नंबर पे चला गया, तो उसने बच्चे ने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया और उसकी रिमाइंडर निकल के आती है -7। पर नेगेटिव रिमाइंडर चलती नहीं है, नेगेटिव रिमाइंडर चलती नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं मतलब 8 है, तो उसमें से ये जो नेगेटिव रिमाइंडर आती है वो नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, मतलब कि -7 ऐड करना पड़ता है या फिर 7 सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो बच्चा क्या करेगा, 8 - 7 करेगा, तो जो नंबर बचता है वही रिमाइंडर आती है। इस केस में 8 - 7 इक्वल्स टू 1, इस रिमाइंडर 1 है, हमें भी पता है, इसमें भी रिमाइंडर 1 आ गई। समझ में आ गई बात। चलो मान लो दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं, 25। अगर मैं 25 को 3 से डिवाइड करना चाहता हूं तो 3 into 8 plus 1, 3 8 24 plus 1, तो हमारी रिमाइंडर क्या आती है, प्लस। कोई बच्चा ऐसा गलती कर बैठता है कि 25 को ऐसा लिख दे 3 into 9 -2। उसने क्या गलती की, नंबर बढ़ा दिया, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, तो -2 रिमाइंडर नहीं है, उसकी रिमाइंडर एक्चुअली क्या है, 3 - 2। रिमाइंडर क्या है, 3 - 2, मतलब r = 1 है। याद रखो बच्चों, जब नेगेटिव नंबर आ जाए आपके कैलकुलेशन में तो आपको सब्ट्रैक्ट करके रिमाइंडर निकालनी है। तो ये था बहुत ही सिंपल और इजी तरीका नेगेटिव नंबर्स के लिए, बराबर। बाकी तो सब कैलकुलेशन इजी अब कर सकते हैं। चलो हो गया। अब जाते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। एक नया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है। देख लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 9⁻7 प्लस 7⁻9 इज डिविजिबल बाय ब्लैंक। आपके पास एक तरीका है, आप निकाल सकते हो। अगर 9⁻7 की वैल्यू, 7⁻9 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू निकाल लो, फिर दोनों को ऐड कीजिए। दोनों की वैल्यू निकाल के दोनों को ऐड कीजिए, फिर जो नंबर आता है उसको 6 से डिवाइड करके देखिए, हो सकता है या नहीं। 24 से डिवाइड करके देखिए, उसका आंसर पॉइंट में नहीं आना चाहिए। पॉइंट में आए मतलब डिविजिबल नहीं है। परफेक्ट नंबर आए मतलब कि नेचुरल नंबर आए तो वो डिविजिबल है। तो 24 से डिवाइड करके देख लीजिए, वैसा ही तरीका है 64 से करके देख लीजिए और 72 से भी डिवाइड करके देख लीजिए। पर आई थिंक, मैं मानता हूँ कि 9⁻7 आपके कैलकुलेटर में पॉसिबल हो या ना हो, मुझे पता नहीं, पर लगभग नहीं। वैसे ही 7⁻9 आपके कैलकुलेटर में पॉसिबल नहीं। अगर हो गया तो दोनों का एडिशन भी पॉसिबल तो नहीं होगा। मतलब कि अगर ये पावर इससे भी ज्यादा बढ़ा दी होती तो और भी कुछ कैलकुलेशन हो सकता था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसे कैलकुलेशन नहीं करने के, कैलकुलेटर से नहीं कर सकते, तो हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब लॉजिक के लिए 9⁻7 है, जो भी टर्म है हमारे पास 9⁻7, हम उसको दो टर्म में स्प्लिट करेंगे। कौन से दो टर्म में स्प्लिट करना है, आगे वाले जो क्वेश्चन थे हमारे टेक्स्ट बुक में कि डिविजिबल बाय 64 प्रूव करना था, डिविजिबल बाय
26 प्रूव करना हो, कुछ भी हो, तो हमें पता था कि 64 से डिविजिबल प्रूव करना है, तो जो भी नंबर 9 की पावर n+1 थी हमने उसको 1 + 8 में डिवाइड किया, क्योंकि 8 के मल्टीपल में 64 आता है। क्यों पता चला? पर यहाँ पे तो ऑप्शन में है, मतलब हमको पता नहीं है कि किससे डिविजिबल प्रूव करना है या फिर है, वो तो हमको पता ही नहीं है, तो हम इसको स्प्लिट कैसे? तो एक बात याद रखिए बच्चों, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 7 है, दोनों 9 और 7 है, दोनों के बीच का नंबर निकालिए। दोनों के बीच का नंबर क्या है? 8 है। इसका मतलब ये हुआ इसको 8+1 लिखो, इसको 8-1 लिखो। क्या मतलब हुआ? इसको 8+1 लिखो, इसको 8-1 लिखो। समझ में आ गई बात? तो इसको हम 8+1 फॉर्म में लिखेंगे, इसको 8-1 के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये दोनों को हम कैसे स्प्लिट करते हैं, समझ में आ गया बात? चलो 1 + 8, मैंने बताया था कि 1 ज्यादातर आगे रखिए, तो 1 + 8⁻7। अगर मैं बाइनोमियल से इसको एक्सपांड करना चाहूँ तो हो सकता है। चलो बाइनोमियल से इसको एक्सपांड करना चाहते हैं तो एक्सपांड कीजिए। चलो 7C0 1⁻7 8⁻0 प्लस 7C1 1 पावर में, अब 1 की पावर कुछ भी हो मैं नहीं लिखूंगा, बराबर, मैं इनको घंटा नहीं लिखूंगा। 8⁻1 प्लस 7C2 8⁻2 वैसे ही चलता जाएगा 7C7 8⁻7 तक जाएगा, बराबर। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9⁻7 विच इज इक्वल्स टू, ये 1 हो जाएगा पूरा, 1 प्लस 7C1 8⁻1 प्लस 7C2 8⁻2, वैसे ही लास्ट में टर्म आएगी 7C7 8⁻7। ये हो गया 9⁻7 का कैलकुलेशन। फिर 7⁻9 का कैलकुलेशन लिख देते हैं। चलो 7⁻9 के कैलकुलेशन में क्या आएगा, तो हमको पता है कि उसको हम लिख सकते हैं 8-1, क्या लिख सकते हैं? 1 - 8 8-1⁻9, बराबर। चलो अब इसको हम एक्सपांड करते हैं, तो हम लिख सकते हैं 9C0 8⁻9 और -1⁻2, मैंने बताया यहाँ पे -1 है तो लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 1 था तो नहीं लिखा, या -1 है लिखना पड़ेगा। 9C1 8⁻8 -1⁻1 प्लस 9C2 8⁻7 -1⁻2 और ऐसे ही 9C3 8⁻6 -1⁻3 और फिर मैं लास्ट टर्म लिख देता हूँ डायरेक्टली 9C9 8⁻2 पावर क्या आएगी 0 और -1 की पावर 9 -1 की पावर 9 आती है। अगर थोड़ा एक्सपेंशन आपको करना है तो आप कर सकते हो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और ये रहेगा 8⁻9, ये माइनस हो जाएगा -9C1 8⁻8, फिर प्लस आएगा 9C2 8⁻7, फिर माइनस आएगा 9C3 8⁻6 और वैसे ही चलता जाएगा। लास्ट टर्म में माइनस साइन आएगी, याद रखो बच्चों, यहाँ पे मैंने बताया था साइन लिखने की 1 1 1 -1 बच गया। चलो हो गया दोनों का एक्सपेंशन। इसमें कितने टर्म्स है? टोटल 7 + 1 मतलब 8 टर्म्स है। इसमें कितने टर्म्स है? 9 + 1 मतलब 10 टर्म्स है। चलो अब अच्छे से आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। अब ये दोनों को ऐड करना है। क्या करना है? ये दोनों टर्म सब ऐड करना है। ऐड करने पर ये दोनों को ऐड करने पर यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, वो दोनों टर्म कैंसल हो जाएगी। वो दोनों टर्म क्या हो जाएगी? कैंसल हो जाएगी। फिर क्या बचता है? फिर जो भी टर्म बचती है उसमें 8 की पावर वाली टर्म बचती है। यहाँ पे भी 8 की पावर वाली ही टर्म बचेगी।
यहाँ पे 8 की पावर वाली टर्म है, यहाँ पे भी 8 की पावर वाली टर्म। अब जिसमें 8 की ज्यादा पावर है वो तो मैं कैलकुलेट नहीं करता हूं, पर जिसमें 8 की कम पावर है वो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 8 7 ये हो जाएगा 7 C 1 7 हो जाएगा, 8 7 जा 56 हो जाएगा। ये हो गया अपना 56 नंबर। दूसरा यहाँ पे कम पावर किस में आती है, 8 की कम पावर इसके आगे वाली टर्म में आएगी। तो मैं यहाँ इसके आगे वाली टर्म एक बार लिख देता हूँ। ये होगी पॉजिटिव टर्म और ये होगा नंबर 9C8 8 रेस टू पावर कम होती होती 1 हो जाएगी, फिर -1 हो गया। ये नंबर को अगर आप स्प्लिट करोगे तो ये नंबर मिलेगा 9C8 की वैल्यू मतलब 9C1 दोनों इक्वल होते हैं, तो 9C1 9 होता है, 9 into 8 9 एग्जा 72, ये नंबर मिल गया वो 72। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मेरे को तो ऐड करना है, हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो 72 प्लस 56 अगर आप दोनों नंबर को ऐड करते हो, 72 प्लस 56 दोनों नंबर को ऐड करते हो तो आपको जो नंबर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 8 और 7 प्लस 1 28। क्या नंबर मिलेगा, 128। तो यहाँ नंबर मिलता है 128। ओके, फिर आगे जाने वाली जो भी टर्म्स है वो 8 की पावर 2 है, यहाँ पे भी 8 की पावर 2, फिर 8 की पावर 3, मतलब कि 8 की हायर पावर में ही होगा। उसका कैलकुलेशन में से हम 64 कॉमन ले सकते हैं, 64 कॉमन ले सकते हैं। और याद रखो ये नंबर हमारा रिमाइंडर के लिए ज्यादातर पॉसिबिलिटी इस नंबर से ही होती है, या फिर किसका मल्टीपल है, किससे डिविजिबल है, वो इस नंबर से ही होता है हमारा कैलकुलेशन। तो 128 इज अ मल्टीपल ऑफ 64, is a multiple of 64। ये 64 टू 128 होता है। याद रखिए बच्चों, बाकी हर एक टर्म में 8 रेस टू 2 मतलब 64 तो है ही, बाकी हर एक टर्म में 8 रेस टू 2 मतलब कि 64 है ही, और ये टर्म में भी 64 है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक टर्म से हम 64 कॉमन ले सकते हैं। जो आपको डाउटफुल लग रहे थे कि 8 की पावर 1 है उसमें से 64 कैसे कॉमन ले, और हमने देख लिया कैलकुलेशन करके कि वो भी 64 का ही मल्टीपल है, मतलब उसमें से भी हम 64 कॉमन ले सकते हैं। तो ये पूरा कैलकुलेशन आपके समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज बता देता हूं कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो याद रखिए 1 प्लस 8 की पावर लिखी मैंने या 8 माइनस 1 की पावर लिखी, तो ज्यादातर ऐसे नंबर 8 के मल्टीपल में जो भी नंबर होते हैं उसके डिविजिबल में होते हैं या फिर उससे डिविजिबल होते हैं, वो भी याद रखिए। 8 के मल्टीपल में तो 72 भी आता है, पर 8 की पावर में देखिए, मल्टीपल में भी पावर देखिए, 8 से मल्टीपल हो सकता है, 8 रेस टू 2 से हो सकता है, 8 रेस टू 3 से हो सकता है, बाकी अलग नंबर नहीं लेना है। 8 के मल्टीपल में वो भी 8 की पावर के फॉर्म में लेना है, मतलब कि 64 से मल्टीपल है या फिर 64 से डिविजिबल है। मैंने बता दिया आपको कैसे लॉजिक लगाना है। 1 प्लस 8 की पावर 7, 8 माइनस 1 की पावर 9, तो ये जो भी नंबर दोनों को ऐड करने के बाद बचेगा वो 8 की पावर 1 से डिविजिबल हो सकता है, 8 की पावर 2 से हो सकता है, ऐसा याद रखिए, बराबर। तो ये कैलकुलेशन समझ में आ गया आपको, बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन था, तो लॉजिकल था, बाकी कुछ और नहीं था। कैलकुलेशन में तो बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है, पर जो भी नंबर्स आते हैं वो रिमाइंडर के लिए, और रिस्पॉन्सिबल कौन से होते हैं, डिविजिबल बाय कैसे होते हैं, वो हमने देख लिया आज। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन लेता हूं मैं अब। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ऑन डिवाइडिंग 3 raised to 50 by 2, रिमाइंडर इज, तो इसकी रिमाइंडर क्या होगी, रिमाइंडर इज ब्लैंक,
मैं इसका ऑप्शंस लिख देता हूँ। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 3। देखो बच्चों, ये जो भी नंबर है मतलब 3:50 है, हम उससे 2 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो रिमाइंडर क्या आती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो मैं बता दूं कि किससे डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करते हैं। अगर किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो उसकी रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, तो हमको पता है कि 2 से कम नंबर हो सकते हैं, मतलब कि 1 और 0 ही पॉसिबल है, बाकी कोई रिमाइंडर पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कि यहाँ ऑप्शन सी और ऑप्शन डी कभी भी नहीं आ सकते, उसकी रिमाइंडर 2 या 3 कभी नहीं पॉसिबल हो सकती। ये हुई नेगोशिएशन मेथड। तो आप ऑप्शन को नेगोशिएट कीजिए, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, निकाल दीजिए। तो ये अच्छी ट्रिक GEE के लिए काम लगती है। आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्वेश्चन में क्या करें, तो उस क्वेश्चन में आप नेगोशिएशन लगा सकते हो कि ये क्वेश्चन में कौन से ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो वो ऑप्शन हटा लो। चलो अब मैंने 2 ऑप्शन हटा लिए, बचे कौन से? तो रट्टा लगा, ऐसे भी A B C D कुछ भी ट्रिक करते हैं ना दोनों ऑप्शन में से, तो हमारे 50% चांसेस है ऑप्शन राइट होने के। पहले 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में से टिक करना बोले ना, तो 25% ही चांस होते हैं अपने ऑप्शन राइट होने के, पर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि हमारा ऑप्शन राइट हो सकता है। बराबर, तो ये नेगोशिएशन मेथड आपको हेल्प कर सकता है ऐसे। फिर हम कैलकुलेट कर देते हैं। चलो कैलकुलेट तो हम पता है 3:50 है, हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं, भाई 3 2 से ज्यादा है तो मैं इसको पावर को स्प्लिट नहीं करूंगा। 3 2 से ज्यादा है तो मैं लिख सकता हूँ 2 + 1/50। तो ये 3 को 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 + 1/50। अब जो ये 2 वाला है वो तो हम लिखेंगे नहीं, रिमाइंडर के लिए क्या चाहिए 1/50 और 1/50 मतलब 1, तो ये हो गया हमारी रिमाइंडर। इसके रिमाइंडर आती है 1। अब 3/50 को कैलकुलेटर में करके देख लेना, नहीं होगा तो 2 से डिविजिबल भी कैसे, डिवाइड कैसे करोगे, रिमाइंडर कैसे निकालोगे। बराबर, तो ये बहुत ही सिंपल अच्छा सा क्वेश्चन था। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन ऑन डिवाइडिंग 9/40 by 5, remainder is blank। रिमाइंडर क्या होगी, बराबर, मैं इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से ऑप्शन पॉसिबल है। 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 और 4, उसमें से एक आंसर आएगा। 5 ऑप्शंस है, 5 ऑप्शंस में से एक आंसर आएगा। चलो हमें डिवाइड किसको करना है, 9/40 को और 5 से, मतलब कि ये जो नंबर है वो 5 से ऑलरेडी बड़ा है, तो हम डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं 9/40 को हम 5 + 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने लिख लिया 5 + 4/40। अब जो भी 5 है उसको तो निकाल दो, फिर जो बचा वो नंबर हमारे रिमाइंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि 4/40 लिख दो। जो भी बचा वो पावर के साथ हमारे रिमाइंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो 4/40 मैंने लिखी। अब क्या करना है, तब 4/40 को फिर से 5 के फॉर्म में लिखना है, पर ये जो नंबर है 4 वो 5 से छोटा है। पर हम एक काम कर सकते हैं, अभी माइनस वाली ट्रिक तो देखिए, ये 4 को हम लिख सकते हैं ना कि 5 - 1/40। हम 4 को क्या लिख सकते हैं 5 - 1/40, और इस केस में हमारी रिमाइंडर क्या आ जाती है -1/40। रिमाइंडर क्या आ जाती है -1/40। इसका मतलब ये हुआ कि -1, पर नेगेटिव रिमाइंडर नहीं हो सकती, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर निकालने के लिए जिस नंबर से हम डिवाइड करते थे वो नंबर माइनस जो भी रिमाइंडर आए उसको पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट, या फिर दोनों ऐड कर दीजिए, ऐसा बोलो तो भी चलेगा। -1 ऐड किया तो 5 - 1 निकल के आएगा 4। तो इस केस में रिमाइंडर क्या होगी 4। अब
देख लीजिए 9/40 डिवाइड बाय 5 करके रिमाइंडर आ जाएगी 4। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करोगे, आपका बड़ा भाई या बहन या फिर आपके आसपास में कोई इंजीनियरिंग में पढ़ता है जो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करता है, तो उसको बोल देना कि 9/40 मुझे निकाल के दे, फिर उसको 5 से डिवाइड करे और रिमाइंडर निकाले। पॉसिबल नहीं है, साइंटिफिक में भी नहीं होगा ये कैलकुलेशन, पर लॉजिक से होता है, मतलब मैथ्स ऐसे लॉजिक से चलता है, कैलकुलेटर से नहीं। याद रखिए बच्चों, क्लियर? चलो आज के लिए इतना रखते हैं और इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं, फिर नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो ये पूरा बोर्ड एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, पता ना चले तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए। तो ये लॉजिक आपको समझ में आया, कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ अलग तरीके का सीखने को मिला हो, क्योंकि बायनोमियल थ्योरम से बहुत सारी कैलकुलेशंस पॉसिबल है, हमने देख लिया जो कैलकुलेटर्स से नहीं पॉसिबल है। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।